हिंदुस्तान में जो नफरत का माहौल बना है उसके लिए तन्हा गोदी मीडिया जिम्मेदार है। और मैं हिंदू मुस्लिम नफरतें पैदा करने का काम अगर किसी ने किया और देश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का अगर काम किया है तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस गोदी मीडिया ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये आरएसएस वाले और खास तौर से नरेंद्र मोदी जैसे नाअहल लोग हमारे देश के लिए कितने घातक हैं, हिंदू समाज को एहसास हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और मेरे साथ है बरेली की वो बेबाक आवाज, लोगों की आवाज जो कभी कभी शायद लोगों को चुभती भी है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या उसके पीछे कोई दर्द है या उसके पीछे क्या चीज है? वो सब उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। वो कौन है? वो है तौकीर रजा साहब, मौलाना तौकीर रजा साहब। मैं कह दूं ठीक है ना? जी ठीक है, ठीक है। तो उनके साथ जाते हैं। अब आपके सामने तौकीर रजा साहब। तौकीर रजा साहब, सबसे पहले मैंने देखा कि कई बार आप बेहद मुखर हो जाते हैं। बेबाक अंदाज है, कोई बुरी बात नहीं है, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ जज्बाती है। तो वो जज्बात क्यों आते हैं? उसके पीछे क्या दर्द आज के दौर में आपको दिखाई देता है? किन लोगों का दर्द है? जरा खुल के बताइए। नहीं, जज्बाती होना, जज्बाती हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जज्बात में किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, हमारे जज्बात को जब ठेस पहुंचती है तो उनका इजहार कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन उन लोगों को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे जज्बात को जो ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारे साथ जो ज्यादती की जा रही है, उस पर कभी वो आत्ममंथन करें, उस पर गौर करें, ताकि हमें अपने जज्बात का इजहार करने का मौका ना मिल सके। आपको लगता है कि आपको आपके जज्बात के इजहार पर कई बार रोक लगाई गई, या मीडिया ने भी मैं आपसे बात कर रहा था तो उससे भी आपको कुछ शिकायत है कि उस तरीके से पेश नहीं किया गया? जो आपकी मीडिया का मामला तो यह है कि गोदी मीडिया के मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हिंदुस्तान में जो नफरत का माहौल बना है उसके लिए तन्हा गोदी मीडिया जिम्मेदार है। और मैंने इस मेन मीडिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक किया हुआ है, क्योंकि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर और हिंदू मुस्लिम नफरतें पैदा करने का काम अगर किसी ने किया और देश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का अगर काम किया है तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस गोदी मीडिया ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो फिर सर, एक बात हम आज के माहौल में देखते हैं, जब चुनाव कई जगह हम गए, हमने देखा बातें ये भी चल रही कि लोगों ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई रहनुमा उस तरह का नज़र नहीं आया जो उनको सही तरीके से इस दौरान में उनकी ज़रूरतों को, उनके मुकाम को हासिल करने में मदद कर सके। तो क्या आपको लगता है कि कुछ नेता जो ये बात कहे, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, चूंकि मैं आपसे ही बात करना चाहता हूं, तो आपकी इस समय के राजनीतिक माहौल पे मुस्लिम खास तौर से, मतलब मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा, लेकिन आप जिस तरह जाने जाते हैं उनके एक बड़े नेता के रूप में, तो उनके लिए चुनाव में आपको क्या संदेश है? किस तरीके से सोचें? वो बाकी मैं सारे लोगों के लिए पूछूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचे और हिंदू और अन्य लोग क्या सोचे, एक एक करके आप बताइए। वोट डालते समय क्या सोचे? नहीं, मुस्लिम क़यादत का जहाँ तक सवाल है, मुस्लिम क़यादत इस दौर में मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं दबाव में आई। ईडी का दबाव रहा, सीबीआई का दबाव रहा, बुलडोजर का दबाव रहा, तो जो रोल उन्हें प्ले करना चाहिए था वो नहीं कर सके, ये एक अलग बात है। लेकिन ये कि बहरहाल वो क़यादत है और किसी मसलहत की वजह से अगर वो खामोश है तो उनकी खामोशी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और ये नहीं मानना चाहिए कि लोग खौफजदा हो गए, डर गए, बल्कि वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सही वक्त है जिस वक्त आज मतलब सिर्फ मुसलमान डरा हुआ नहीं है, इनकी बेईमानियों से सिर्फ मुसलमान नहीं डरा है, बल्कि हिंदू समाज भी, मैं ये देख रहा हूँ कि आज पूरी तरह मुखर हो रहा है और आज उसने फैसला किया है कि इन्होंने जो जुल्म किए हैं, जो ज्यादतियाँ की हैं, उनका जवाब देने का ये सही वक्त है।
तो मैं ये समझ, मैंने बार बार ये बात पहले भी कही है कि इनको हराने का काम मुसलमान कर ही नहीं सकता जब तक हिंदू समाज इनकी बेईमानियों को महसूस नहीं करेगा और देश के नुकसान को महसूस नहीं करेगा, तब तक इन्हें नहीं हराया जा सकता। और आज मैं समझता हूं कि हिंदू समाज को एहसास हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये आरएसएस वाले और खास तौर से नरेंद्र मोदी जैसे नाअहल लोग हमारे देश के लिए कितने घातक हैं, हिंदू समाज को एहसास हो गया है। यहां मैं एक आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। अशोका दी ग्रेट, आप अशोका दी ग्रेट के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अभी पिछले दिनों मुगलों की जब सरकार हुआ करती थी तो एक बड़े लोकप्रिय राजा, बादशाह हिंदुस्तान के अकबर दी ग्रेट, वो अपनी हुकूमत से, अपनी ताकत से इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने एक नया दीन शुरू किया, दीन इलाही। दीन इलाही तो हुकूमत के खिलाफ बोलना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी हमने कभी हुकूमत के साथ नहीं दिया, हमेशा हक की बात कही, चाहे वो मुगलों का दौर रहा हो या कोई दौर रहा हो। मुसलमान ने सिर्फ हक की बात कहना सीखा है और मुगलों की जबरदस्त मुखालफत की और उनके दीन इलाही की मुखालफत की। कितने लोग मारे भी गए, कितने लोग जेलों में पड़े। आज वही काम नरेंद्र मोदी ने किया है कि जो असली हिंदुत्व था, गैर महसूस तरीके से लोगों को अंदाजा ही नहीं हुआ, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इतना उस हिंदुत्व को इतना चेंज कर दिया है कि चारों शंकराचार्य, बल्कि यूं कहिए, मैं अपनी भाषा में अगर कहूं तो हिंदू शरीयत के चारों इमाम, हिंदू शरीयत के चारों इमाम नाराज होकर एक तरफ बैठे हुए हैं। तमाम लोग नाराज हैं और आप रामलला को गोद में लेके तन्हा जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने आप तन्हा जा रहे हैं। ये इतना बड़ा अन्याय था जिसे हिंदू समाज ने बहुत गंभीरता से लिया है और उन्हें एहसास हुआ है कि जो असल हिंदुत्व था उससे नरेंद्र मोदी ने खिलवाड़ करने का काम किया है और इस चुनाव में उनको इसका जवाब देने का काम हिंदू समाज कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो हिंदू समाज ने हर तकलीफ बर्दाश्त की है, व्यापारियों ने तकलीफें बर्दाश्त की है, महंगाई, बेरोजगारी, देश को बेच देने का काम। मैं तो ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम तो फकीर लोग हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उस फकीर का झोला कहीं खो गया है। जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जाने का इंतजाम पूरा हो चुका है, वो झोला ढूंढ रहे हैं कि वो झोला कहाँ खो गया। इस तमाम खेल में वो अपना झोला खो चुके हैं, वो झोला उठाने का टाइम आ गया। अच्छा तौकीर साहब, ये एक चीज था कि मैंने जो आपसे जब मिला और तमाम आपकी पिछली आपने बात कही, तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं पे एक संदेश ये गया कि तौकीर रजा साहब जैसे मतलब कट्टर मुस्लिम है और हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसा संदेश गया। और ये कैसे माहौल बनाया गया, या कुछ घटनाएं कभी कभी होती हैं, उनका एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से, व्याख्या अलग तरीके से आती है। तो हिंदुओं के लिए, इस पूरे रीजन के जो कहीं कुछ कहते हैं वो डर है, डर वाली बात है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब जब आपने बात की हिंदुओं की, तो आपकी तरफ से मुझ पर ये इल्जाम है। हाँ, इल्जाम। और मुझ पर लोग, आपसे डर लगता है, मुझ पर लोग ये इल्जाम लगाते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको। 2010 में जब दंगा हुआ बरेली में, उस वक्त मेरी पार्टी में हिंदू समाज की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हिंदू समाज मेरे साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा था और हर खंबे पे, हर होर्डिंग पे हिंदू भाइयों के हमारे नाम और उनके फोटो लगे होते थे। इससे खौफजदा होकर भारतीय जनता पार्टी, जो पहले मुझे सपोर्ट कर रही थी कि ये मुसलमानों की बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम माहौल बनेगा, हमारा फायदा होगा, तो उन्होंने दंगे की साजिश रच के मुझ पर इल्जाम लगाया। और उस दंगे में खास तौर से राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन का अहम रोल था। इन्हीं दोनों की साजिश की वजह से वो दंगा हुआ था और मेरी लोकप्रियता जो हिंदुओं में बढ़ रही थी उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये काम किया था।
था। आज वही प्रवीण सिंह ऐरन जो हैं वो उस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जिसको ये माना जाता है कि अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश में वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि दावा करती है कि भाई मुस्लिमों की जो हम देखभाल कर रहे हैं और जो उनके लिए हम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। देखिए वो क्या कर रहे हैं, पहले तो उसी पर सवाल उठाया जाना चाहिए। उनकी पार्टी के जितने मुस्लिम लीडर हुआ करते थे उन तमाम के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या जुल्म हुए, किस तरह उन्हें मारा गया, किस तरह उन्हें सताया गया, किस तरह उन्हें जेलों में डाला गया, किस तरह उन्हें साइडलाइन किया गया, और इन्होंने कभी कोई उनके उस तमाम बेईमानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। आंदोलन करना चाहिए, आवाज चाहिए, मतलब है मैं एक आजम खां को तो मशहूर कर दिया गया है, एक आजम खां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शहाबुद्दीन से लेकर और हाजी याकूब तक की बात कर रहा हूं मैं। शहाबुद्दीन के मामले में आपने क्या किया, अतीक अशरफ के मामले में, बल्कि अतीक अशरफ की मौत में जितना उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ है उतने ही बराबर का भागीदारी अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है, क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानसभा में खड़े होकर जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसके नतीजे में अतीक और अशरफ की मौत हुई, उसके नतीजे में उनका कत्ल किया गया। तो यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनाई, एक और यूनिवर्सिटी आपके इल्म में है या नहीं है मुझे नहीं पता, मुसलमानों को भी नहीं पता है, सहारनपुर में 1000 एकड़ में एक यूनिवर्सिटी, 1000 करोड़ रुपया अपना जाती लगाकर एक यूनिवर्सिटी सहारनपुर में खड़ी की गई थी। जो इकबाल समाजवादी के आदमी थे, समाजवादी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी और बहुत काम किया था। वो उनकी यूनिवर्सिटी भी हड़प ली गई एक तरह से और वो भागे हुए हैं, वो विदेश में जाके उन्होंने पनाह ली है। अशरफ की अतीक की बीवी औरतें फरार होने पे मजबूर हो गई। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, समाजवादी की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? आजम खान की आपकी बात समझ में आती है? एक आजम खान नहीं, ऐसे तमाम लोगों के लिए समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी थी। समाजवादी पार्टी के साथी थे, इरफान सोलंकी जेल में सड़ रहा है, इरफान सोलंकी के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। इन तमाम नेताओं को आरएसएस से मिलकर, अखिलेश यादव ने आरएसएस से मिलकर मुस्लिम क़यादत को कुचलने का काम किया है और आरएसएस की पूरी प्लानिंग पर अखिलेश यादव काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं डिफर करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा अपनी। इरफान सोलंकी, आजम खान, ये नेता हैं, लीडर हैं, सब जानते हैं और इनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए अगर उस पार्टी को और उनके साथ कोई जुल्म। अतीक की जब बात आती है तो कई बार ये संदेश चला जाता है कि वो माफिया है, और मैं इसलिए चाहता हूं आपसे जवाब कि इसका क्लियर हो कि आप क्यों उस बात को कह रहे हैं कि माफिया। मैं भी इस बात को मानता हूं कि माफिया है कोई है तो सजा देने का ये तरीका नहीं, कानून के जरिए होना चाहिए। तो उनकी जो हत्या ही हुई है, वो उस हत्या को आप किस नहीं से उसे मुस्लिम नेता के तौर पे देखते हैं या ये देखते हैं कि जो भी अपराध किया हो, लेकिन सजा देने का तरीका यूपी गवर्नमेंट का सही नहीं, यूपी गवर्नमेंट ने उनको जो है सही से बचा नहीं, सुरक्षा नहीं करी और एक गलत तरीके से उनको मार दिया गया और उसे सजा का नाम दे दिया गया एक आम लोगों में। एक बात मैं वजाहत कर दूं कि जितने ये नाम आ रहे हैं या जो मैंने नाम लिए हैं, मैं इन्हें मुस्लिम लीडर नहीं मानता हूं। ये अपने मुस्लिम लीडर मुसलमानों का नेता नहीं मानता मैं। ये अपनी पार्टी के नेता हो सकते हैं और पार्टी में इसलिए हो सकते हैं कि ये मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन मुसलमानों ने इन्हें कभी अपना नेता नहीं माना है। माफिया हो, आतंकवादी हो, सजा देने का जो तरीका है उस तरीके से सजा दी जानी चाहिए। और अगर उस तरीके से सजा नहीं दी जा रही है, इसका मतलब यह कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। उन तमाम लोगों को क्या सजा दी गई, उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जो इसके मुजरिम है। विकास, आपको याद है विकास दुबे,
विकास दुबे आपको याद है, उनकी हत्या किस तरह की गई। सुप्रीम कोर्ट मतलब मैं वहां भी ये कहते हैं ना विकास दुबे एक माफिया था। नहीं, माफिया, मैं माफिया की बात नहीं करूं, माफिया है, आतंकवादी है या कोई आम आदमी है, ये सिद्ध करना, पुलिस पे उसने हमला किया, ये सिद्ध करना और इसकी सजा देना अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम पकड़ के अदालत के सामने पेश करना है। वो तो पुलिस अगर गाड़ी पलट गई और हमला कर दिया, नहीं, वो तो आप कुछ भी कह दीजिए, मतलब ये जो वो तो आप कुछ भी कह दीजिए, वो कहिए कि आप दो गुंडे कहीं से आए, उन्होंने अतीक और अशरफ को गोली मार दी। सच्चाई ये है कि वो गुंडे आए नहीं, लाए गए। पुलिस की प्लानिंग थी, सरकार की प्लानिंग थी, पूरा प्लानिंग से काम हुआ है, कोई वो दो गुंडे कहीं से नहीं आए थे। चलिए मौजूदा चुनाव पे आते हैं। मैं आपका समझ गया, आपका दर्द है। मैं भी मानता हूं कि कानून के अलावा, कानून के द्वारा अगर सजा दी जाती है और सजा मिलती है, चाहे उसमें बीच में एक बड़े आरोपी का, एक माफिया का मर्डर हो जाता है, तब एक संदेश निश्चित तौर पर यह जाएगा कि हाँ, कानून की व्यवस्था सही नहीं थी। कानून के जरिए अगर सजा दी जाए तो ज्यादा विश्वास कानून पे होगा। शायद आप इस तरीके से कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, और बिल्कुल सही भी है। लेकिन मैं चुनाव की तरफ आता हूं तो इस चुनाव में मैंने कहा, अभी तमाम बातें हुई। एक नेता है, बहुत बड़े नेता है, मुस्लिम लीडर भी कहलाते हैं, ओवैसी साहब। अब अगर आप कुछ कहना चाहें, कैसा लीडर मानते हो उन्हें? लीडर है, पार्टी है उनकी। हाँ, मतलब किस तरह का क्या लगता है? मैं मुस्लिम लीडर में इसलिए नहीं मानता हूँ कि मुसलमानों का फायदा या नुकसान जो देखता है वो मुसलमानों का लीडर हो सकता है, और अपनी तंजीम का, अपने मदरसे का, अपनी खानकाह का या अपनी पार्टी का फायदा या नुकसान देखता है, और वो ये देखता है कि ऐसा करने से मेरी पार्टी को फायदा होगा, मुसलमानों का नुकसान होता है तो होता रहे, मुसलमान कमजोर होता है तो होता रहे, मेरी पार्टी का फायदा होना चाहिए। ऐसे आदमी को मैं मुसलमानों का नेता नहीं मानता। तो जो लोग अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तरक्की के लिए, पार्टी की तरक्की यह है कि हिंदू मुस्लिम करो और हिंदू जहां चाहे जाए, मुसलमान हमारे साथ आ जाए, ये तरीका जो है ये मुसलमानों के लिए बेहद घातक है, ये हिंदुस्तान के लिए घातक है। अच्छा, जो मौजूदा परिस्थिति में आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप साफी कहा आपने कि जो अभी जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी जिनको वोट देकर के आप सांसद बना सकते हैं, तो अभी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो मुस्लिमों के लिए कुछ करे, ऐसा लगता नहीं है। तो ऐसे में आपका एक बयान भी आया है नोटा को लेकर कि नोटा दबाएं, नोटा के पक्ष में। तो क्या आप किस तरीके से उस बात को कह रहे हैं? खाली आपका थोड़ा सा फिर से वही जज्बात जाग गए, आपने कह दिया, या आप कह ही रहे भाई नोटा दबा दो, अखबार दिखा दो, हम सब जो है नहीं, हमें नहीं पसंद है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की हिमायत कर रहा हूँ। हिमायत कर रहा हूँ, जहाँ मेरी जरूरत है, जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहां मैं जाऊँ, और जहाँ मैंने मुनासिब समझा गया। लेकिन जहाँ जहाँ नाइंसाफी हुई है, जहाँ गलत टिकट दिए गए हैं, वहाँ हमारे अपने लोग हैं। हमारा एक सामाजिक न्याय मोर्चा बना हुआ है, जिसमें ये एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें छोटी छोटी पार्टियों को हमने 9 पार्टियां हैं उनको रखा है। तो वो लोग हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे हमारे छोटू भाई वसावा भड़ूच से लड़ रहे हैं, जैसे हमारे अब्दुल रहमान जो IPS पुणे में DIG हुआ करते थे, वो छोड़कर आए हैं, वो हमारे मालेगांव से लड़ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार से पप्पू यादव। तो ऐसे ऐसे हमारे 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने अपने सिंबल पर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन फाइट में है, जीतने की पोजीशन में है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन को मेरा समर्थन है। बरेली में इसलिए समर्थन नहीं है कि बरेली में जो दंगे के असल मुजरिम हैं, जिन्होंने दंगे की साजिश रची थी 2010 में, वो आज चुनाव में है। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी का कोई भी उम्मीदवार होता, प्रवीण सिंह के एरन के अलावा, तो शायद मैं उसकी हिमायत करता। दंगे का असल मुजरिम अगर कोई है तो प्रवीण सिंह एरन
और जो उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, और राजेश अग्रवाल जो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी में थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। वो चूंकि बरेली की सियासत से बिल्कुल हट चुके हैं, केंद्र की सियासत में चले गए, केंद्र में कोषाध्यक्ष बना दिए गए, तो दोबारा सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव दोबारा उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं जल्दी। तो ये दोनों मिलके दोबारा दंगा भड़का सकते हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है, और ये फैसला सिर्फ बरेली के लिए है कि इन दोनों को नकारा जाएगा। ये दोनों इस लायक ही नहीं है कि चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय दंगा पार्टी कहता हूं, और प्रवीण सिंह ऐरन दंगे के असल मुजरिम है। और चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि 2010 के दंगे की आला पैमाने पर जांच होनी चाहिए। जो असल मुजरिम है उनको जेल जाना चाहिए। बरेली में मैंने ये अपील की है, और मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि नोटा का चुनाव आयोग ने जो एक ऑप्शन दिया है, लोग नाराजगी के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर ईमानदारी से और पूरी मुस्तकिल मिजाजी से तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर नोटा पर काम करेंगे तो नोटा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके जरिए से हम ऑप्शन बना सकते हैं। विकल्प नहीं है नोटा, लेकिन नोटा के जरिए हम विकल्प खोल सकते हैं। अगर नोटा जिताने का काम किया बरेली वालों ने, तो मैं ये समझता हूं कि बरेली में दोबारा चुनाव होगा, और फिर हमारा मनपसंद उम्मीदवार होगा। पार्टियों को अब नया सही प्रत्याशी चुनने मजबूर होना पड़ेगा। पार्टियों को अवाम की नस को समझना होगा कि अवाम क्या चाहती है, किस प्रत्याशी को चाहती है। पार्टी हमारे ऊपर थोप नहीं सकती किसी उम्मीदवार को। अगर नोटा को जिताने का काम किया जाता है तो मुझे यकीन है कि नोटा अगर जीत जाता है तो बरेली में दोबारा चुनाव होगा, और इन उम्मीदवारों पर यह पाबंदी लगेगी, क्योंकि नोटा का मतलब यह है कि इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं का मतलब यह है कि दोबारा इनमें से किसी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। अगला चुनाव जो होगा अच्छे उम्मीदवार आएंगे और बरेली के लिए बेहतरी का रास्ता बनेगा। तो बरेली वासियों से खास तौर से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आपको नोटा को जिताना चाहिए। नोटा जिताएंगे तो आपका मनपसंद उम्मीदवार अगले इलेक्शन में, और ये इलेक्शन इंशाल्लाह 3-4 महीने के अंदर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर साहब आपका। आपने एक बार फिर वही अंदाज दिखा तौकीर साहब का। जब हम आए थे तो वो काफी नाराज थे मीडिया से कि उनकी बात को उस तरह से रखा नहीं जाता, उनकी बात का एक अलग मतलब निकाला जाता है। लेकिन हम इसमें बिना एडिटिंग के जैसा है वैसा आपके सामने ला रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनके मन में क्या चलता है। धन्यवाद। बहुत